नमस्कार, मैं मोहन पाठक और मैं लेके आ गया हूँ आज सोशल स्टडी जो होता है सामाजिक अध्ययन का सीटेट जूनियर का। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत के लिए क्या प्रसिद्ध था। तो ये कंबल प्रसिद्ध था। ठीक है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत कंबल निर्माण के लिए प्रसिद्ध। इन कंबलों को भिंगिसी कहा जाता था। क्या कहा जाता? भिंगिसी कहा जाता था। एम्फोरा एक था। क्या था? एम्फोरा एक सी वाला सही होगा। लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार होता था। ठीक है, आकार में लंबा तथा दोनों तरफ लगे हत्थे वाले जार को एम्फोरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एम्फोरा कहा जाता है। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे किस नाम से बुलाते थे? तो काला सोना के नाम से बुलाते थे। ठीक है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को काला सोना कहा जाता था। रोमन मतलब यवन लोगों द्वारा इसे अधिक प्रयोग किए जाने के कारण यवन प्रिया भी कहा जाता था। एक नाम ये और आ गया है, यवन प्रिया भी कहा जाता था। रहट चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार किस काल में हुआ था? रहट चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार मध्यकाल में हुआ था। ठीक है, सी रहट चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार मध्यकाल में 14वीं एवं 15वीं शताब्दी में हुआ था। निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? तो ये आपका सी होगा, अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में एक प्रशस्ति जोधपुर में पाया गया है। इसे जोधपुर शिलालेख के नाम से जाना जाता है। इसे जोधपुर शिलालेख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। तो ये बी वाला सही होगा। राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय हो या न हो। ठीक है, तो उसको अगर ये अनुष्ठान कर दिया जाता था तो जिससे वो क्षत्रिय बना दिया जाता था। ठीक है, आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ ठीक है, वही है, राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए चाहे वह जन्म से क्षत्रिय हो या न हो, हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया जाता था। राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग ने अपनी राजधानी उज्जैनी में यह यज्ञ का अनुष्ठान किया था। कौन किया था? राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग उसका नाम था। उसने अपनी राजधानी उज्जैनी में किया था। चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? तो नगरम कहा जाता था। चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था। और ये आप देखिए एक और कहा जाता था, जो उत्तर भारत में व्यापारियों के संगठन को श्रेणी कहा जाता था। जो उत्तर भारत के व्यापारी संगठन थे उसे श्रेणी कहा जाता था। नाथ साहित्य का संबंध है किस से? बंगाली, उड़िया, असमी, मैथिली। तो ये आपका बंगाली से संबंध होगा और इसके संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ थे। ठीक है, नाथ साहित्य का संबंध बंगाली भाषा से है। नाथ संप्रदाय से संबंधित साहित्य को नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। नाथ संप्रदाय की स्थापना नाथ मुनि मत्स्येंद्र नाथ थे की थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका सी वाला सही होगा, खुदाई खिदमतगार आंदोलन। क्या है? खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के आंदोलनकारियों को लाल कुर्ती दल के नाम से जाना जाता था। ये जो आंदोलनकारी थे इन्हें लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता था। कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद, मतलब स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो ये 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में रावी नदी के तट पर हुआ था। उस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया। बिग बियर एक उदाहरण किस चीज़ का है? तो ये बी होगा आपका, नक्षत्र मंडल का। ठीक है, बिग बियर नक्षत्र मंडल के उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। ये आपका अगला हो जाएगा 107। इधर आ जाइए, 102 क्वेश्चन। ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि? तो पृथ्वी का सी वाला देखिए, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। तो चारों ओर चक्कर जो जितना वो 24 घंटे में लगाती है
उतना ही अपने अक्ष पर भी वो घूमती है। ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा को केवल एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा उसे अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। मतलब जितना वो उधर घूमती है उतना ही इधर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है किधर से, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पहला वाला सही होगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना पृथ्वी का घूर्णन गति कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं का आकार क्या होता है, तो आपका आकार समान रहता है। ठीक है, देशांतर रेखाओं का आकार समान रहता है। पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं का आकार समान रहता है, क्योंकि प्रत्येक देशांतर रेखा समान होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना होता है, 111 किलोमीटर होती है। ये याद कर लीजिए, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। पृथ्वी दिनों दिन कहलाता है, पृथ्वी दिन कहलाता है, पृथ्वी दिन कहलाता है। ये आपका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही होगा। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय पृथ्वी दिन कहलाता है। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लगा समय पृथ्वी मतलब अर्थ डे इसको कहते हैं। ठीक है, यह समय 24 घंटे का होता है। विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें किस पे पड़ते हैं, तो बी वाला आपका सही होगा, बी वाला आपका सही होगा। ठीक है, बी वाला आपका सही होगा। विषुवत के दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को विषुवत की स्थिति होती है। इस कारण 21 मार्च एवं 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह के वीडियो अन्य एग्जाम के लिए मिलते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 107 होना चाहिए। चलिए मिल गया हमारा क्वेश्चन। अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन हैं, क्योंकि, चलिए इसका भी ऑप्शन आपका सी सही होगा। अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक तंदुरित है। अब देखिए तंदुरित क्या चीज़ है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक तंदुरित कटी फटी मतलब कटी फटी है। इस तंदुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति में है। इस अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन मतलब जो कटी फटी होती है, जैसे टेढ़ी मेढ़ी रहती है। हम थोड़ा बना के दिखाते हैं। वहाँ का जो तट है इस तरह से है, ऐसे ये ज़मीन है आपका, इस तरह से कटी होती है। नाव जो आती हैं यहाँ पे खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, जिससे कहता है यात्रियों को सामान उतारने और चढ़ाने में आसानी होती है। ठीक है, ये चीज़ है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, हिमालय, एंडीज, रॉकी, आल्प्स। तो आपका ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एंडीज पर्वत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो एंडीज पर्वत। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। इसकी लंबाई क्या है, 7200 किलोमीटर है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो एंडीज पर्वत है। इसको याद कर लीजिए, हिमालय मत लगा दीजिएगा कोई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं स्थल से समुद्र की ओर। ये आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थल से समुद्र की ओर। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। इसे स्थलीय समीर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़ा कहा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा जहाँ पे अभी आग लगी हुई थी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाना चाहिए। 111 क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ब्राज़ील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। ठीक है, ये आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। ब्राज़ील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि ये विषुवत रेखा पर स्थित होने के कारण घने तथा सदाबहार वन पाए जाते हैं, जो अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करें। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, तो आपका अमेजन नदी बेसिन है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, तो अमेजन बेसिन है। ठीक है, अमेजन बेसिन है। यहाँ पे 111 वाला एक बार फिर से देख लीजिएगा बैग जाके। निम्नलिखित में से किसी पृथ्वी के
फेफड़ा कहा जाता है, तो ब्राज़ील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन को कहा जाता है। ठीक है, तो 112वां क्वेश्चन था आपका, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है आपका अमेजन नदी बेसिन। ठीक है, और ये इसका विस्तार दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील देश में है। इसका अपवाह क्षेत्र 70, ठीक है, ये है। ठीक है, मलोका क्या है? मलोका क्या है? अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि 1 मिनट थोड़ा सा, 112, चलिए ठीक है, हो गया। ये आपका क्वेश्चन इधर है। ठीक है, मलोका क्या है? मलोका एक प्रकार का घर होता है। मलोका क्या होता है? एक प्रकार का घर होता है। मलोका एक प्रकार का घर होता है। ठीक है, कोलंबियन जो जातियों द्वारा बनाया गया घर मलोका कहा जाता है। ठीक है, कोलंबियन जनजातियों द्वारा जो बनाया घर होता है उसे मलोका कहा जाता है। यह जनजाति उत्तर पूर्वी पेरू में निवास करती है। जनजाति उत्तर पूर्वी पेरू में निवास करती है। ठीक है, ठीक है, एक प्रकार का घर होता है। मलोका क्या होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। मलोका क्या होता है? एक प्रकार का घर होता है। चलिए 114वां क्वेश्चन है, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना कहलाता है। उन्हें नवीकरण के लिए समय देना कहलाता है। तो आपका सी वाला होगा, समय संसाधन प्रबंधन। ठीक है, प्रबंध, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन प्रबंधन कहलाता है। इसके अंतर्गत संसाधनों की अभिवृद्धि का प्रयास किया जाता है। रक्षक मेखला ... की एक विधि है। रक्षक मेखला कौन सी विधि है? रक्षक मेखला, ये आपका बी वाला हो जाएगा, मृदा निर्माण की विधि। ठीक है, मृदा निर्माण की विधि हो जाएगी, सी वाला, सॉरी बी वाला हो जाएगा। ठीक है, बी वाला, 1 मिनट, मृदा संरक्षण। ठीक है, रक्षक मेखला जो है आपका ये डी सही होगा, मृदा निर्माण, मृदा संरक्षण नहीं, ठीक है, डी वाला आपका सही होगा। ठीक है, मृदा संरक्षण होगा। रक्षक मेखला मृदा संरक्षण की एक विधि है। इस विधि में मृदा संरक्षित करने के लिए खेत में बॉर्डर एवं आड़ी तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं जिससे उनका बहाव नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 16वां, 116। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरास्थल किस चीज़ का है? तो पूरा पाषाण कालिक, यही ए वाला सही होगा, पूरा पाषाण कालिक स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका गुफा के से शैल चित्रों के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, और एक जगह और है मध्य प्रदेश में, आदमगढ़। ठीक है, इससे पहले मैंने बीईओ वालों को पढ़ाया था तो उसमें मैंने आदमगढ़ को उत्तर प्रदेश में बता दिया था, जो गलती हो गई थी। तो अगर कोई इसमें बीईओ वाला है तो वो अपना वहाँ पे जाके सुधार कर लेगा। हालांकि मैंने कमेंट बॉक्स में उसे पिन कर दिया है क्वेश्चन को। ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? ऋग्वेद में ऋग काल में कौन से देवता प्रमुख विशेष में थे? तो आपके हो जाएंगे अग्नि, इंद्र तथा सोम। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अग्नि, इंद्र तथा सोम। ऋग्वैदिक काल के 3 प्रमुख देवता अग्नि, इंद्र तथा सोम थे। इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे। ऋग्वेद में 250 बार इंद्र का उल्लेख मिलता है। इंद्र का उल्लेख कितना मिलता है? तो ऋग्वेद में 250 बार इंद्र का उल्लेख किया गया है, जबकि 200 बार अग्नि का तथा 114 बार सोम का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, तो इसमें इंद्र सबसे प्रमुख देवता हैं। कौन कौन से हैं? अग्नि, इंद्र तथा सोम थे। तो ऋग्वेद में 250 बार इंद्र का मतलब 250 बार इंद्र का उल्लेख किया गया है, जबकि 200 बार अग्नि का उल्लेख किया गया है और 114 बार सोम का उल्लेख किया गया है। ठीक है, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे क्या कहते हैं? संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसको क्या कहते हैं? तो आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, भारत यूरोप। ठीक है, संस्कृत को भारत यूरोप भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है। संस्कृत आर्यों की मूल भाषा थी। ठीक है, किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर दफनाया जाता है? ये आपका इसमें तो महाराष्ट्र दिया नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा सही हो सकता है। ठीक है, किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता है? इसका ऑप्शन महाराष्ट्र होना चाहिए, लेकिन इसका इनाम गांव जो है ये दिया हुआ, ए वाला ऑप्शन जो है ये महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। ताम्र पाषाणिक स्थल इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य में स्थित
है, यहाँ से कब्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसमें मृतक को उत्तर दिशा में दफनाए गए हैं, जिसमें मृतक का सिर उत्तर की ओर रहता था। ठीक है। बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? बुद्ध द्वारा क्या बताया गया है? तो ये आपका बी वाला है, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं। तृष्णा, जो तृष्णा होगा यही आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तृष्णा जो है आपका यही ऑप्शन सही होगा। लालसा व इच्छाओं की तृष्णा को बुद्ध ने तृष्णा नाम दिया था। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण तृष्णा है तथा इससे आसक्ति या राग का उद्भव होता है। ठीक है। चलिए, उत्पादों की ब्रांडिंग करने से तो इसका बी वाला बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों में इसे भिन्न करता है। मतलब कोई उत्पाद है उसकी ब्रांडिंग मतलब उसका प्रचार करने पर क्या होता है, जो मार्केट में अन्य उत्पाद हैं उससे भिन्न हो जाती है, इसकी पहचान बनती है। देखिए क्या दिया, उत्पादों की ब्रांडिंग से उसकी पहचान सुनिश्चित किया जाता है। इसके द्वारा बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से भिन्नता प्रकट की जाती है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान के अंतरात्मा के लिए मतलब हो जाएगा? संविधान की प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत, मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ों, नीति से खंड। तो इसमें आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही होगा। संविधान की प्रस्तावना जो है, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना जो है इसको अंतरात्मा कहा जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्ताव पेश किया। प्रस्तावना को पंडित नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा है। जब किसी मामले में कोई निर्णय नहीं हो पाता तो प्रस्तावना का सहारा लिया जाता। जैसे कोई भी निर्णय अगर नहीं हो पाता तो उसके लिए किसका सहारा लिया जाता है? तो प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है। संविधान जो है, संविधान के 3 भाग, जैसे हमारे यहाँ 3 होती है, जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होती है। ठीक है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? तो ये आप 2 दिया है। लोकसभा के लिए 2, ये 2 नहीं सही होगा, 12 सदस्य होते हैं। ठीक है। लेकिन लोकसभा के लिए, अच्छा, राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनीत करने का अधिकार है। ठीक है। ये आपका बी वाला सही हो जाएगा। ये जो डी है 12 है, ये राज्यसभा के लिए होगा। ठीक है। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है दलीलों के आधार पर, दिए गए शुल्क के आधार पर, सबूतों के आधार पर, पुलिस की तहकीकात के आधार पर। तो मुकदमे पर निर्णय देती है सबूतों के आधार पर। अगर कहा जाता है ना सबूत नहीं है तो कुछ भी नहीं, अगर गलत काम करके भी जा रहे हैं, अगर आपके खिलाफ सबूत नहीं है तो आप छूट जाएंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है तो ये जगन्नाथ पंथ है, बी वाला आपका सही होगा। ठीक है। आदिवासी प्रभाव सबसे ज़्यादा जगन्नाथ पंथ पर दिखाई देता है। इस पंथ के लोग शिव के अनुयायी होते हैं। इनकी पूजा विधि में तंत्र, मंत्र, बलि आदि शामिल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? तो सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर, यही होना चाहिए। सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करा के, एकदम राइट आंसर है, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर। दस्त, पेचिश एवं हैजा, चलिए देखते हैं इधर कहाँ दिया है। हाँ, दस्त, पेचिश एवं हैजा जैसी बीमारियां सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराकर नियंत्रित एवं रोका जा सकता है, क्योंकि ये सभी बीमारियां दूषित जल के सेवन से होती हैं। सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे? शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ये आपका डी वाला ऑप्शन है। उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतः क्रियाओं का आयोजन करे। ठीक है। ये आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों व किशोरों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज विज्ञानियों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं? तो ये आपका सी हो जाएगा, टेलीविज़न। ठीक है। टेलीविज़न। क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़िए। निम्नलिखित में से किस
कारक के विद्यार्थियों व किशोरों किशोरियों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज विज्ञानियों के विचार सबसे अधिक होते हैं। देखिए ये आपका मनोविज्ञान का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। मतलब जो ये आपका साइकोलॉजी होता है, शिक्षण जिसको कह सकते हैं, वो चीज़ आपका यहाँ पे आ गया है। तो इसको देखिए, टेलीविज़न एक ऐसा साधन है जो विद्यार्थियों किशोरों किशोरियों के व्यवहार एवं प्रवृत्ति में व्यापक प्रभाव डालता है। इसके माध्यम से समाज विज्ञानी भी प्रभावित होते हैं। विद्यार्थियों में कभी कभी नकारात्मक विचारों की उत्पत्ति हो जाती है, जिससे समाज विज्ञानियों को इस तरह की समस्या से निपटने के लिए संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों का आयोजन करने पड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थियों के शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? तो ये आपका सही हो जाएगा बी वाला। नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना। चलिए हमारा आखिरी क्वेश्चन आ गया है। एक छात्रा भारतीय सैनिक द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जाएगा? गौण स्रोत, वास्तविक बयान करने वाले, प्राथमिक स्रोत, आंतरिक स्रोत, ठीक है। तो ये जो आपका सी वाला दिख रहा है ये कुछ सही लग रहा है, लेकिन इसके चक्कर में पड़िएगा मत, क्योंकि ये प्राथमिक स्रोत होगा। क्योंकि जो ये सैनिक थे वहाँ पर कार्यस्थल पर मौजूद थे, युद्ध स्थल मौजूद थे, तो इन्होंने देखा था। इसके बाद जो जिसको बताएंगे तो द्वितीयक स्रोत हो जाएगा। तो ये स्वयं प्राथमिक स्रोत हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या डिफिनेशन दिया हुआ है इसके बारे में, ठीक है। बी, छात्रा द्वारा उन सैनिकों का इंटरव्यू लेना जो कारगिल कि युद्ध में हिस्सा लिए थे, अतः सैनिक घटना का प्रत्यक्षदर्शी, देखिए मैंने वही बताया कि वो वहाँ पे खुद थे, तो वो प्राथमिक स्रोत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।